जब से यह संसार बना है, इस पर कई शासकों ने शासन किया। कुछ अपनी नम्रता और अच्छेपन के लिए याद किए जाते हैं, तो कुछ अपने क्रूर और हिंसक स्वभाव के लिए। बात जब क्रूरता की हो तो हिटलर का नाम जरूर याद आता है। उसका जिक्र होते ही हमारे मन में एक क्रूर और निर्दयी शासक की छवि उभर आती है। उसने जो यहूदियों के साथ किया था, उसके लिए आज तक मानवता शर्मिंदगी से अपना मुंह छिपा लेती है। लेकिन यह क्रूरता हिटलर के जीवन का सिर्फ एक पहलू है। उसके जीवन से जुड़ी और भी कई चीजें हैं जो उसे समझने के लिए जानना जरूरी है। जैसे कि हिटलर की सोच ने जिस तरह आकार लिया, उसमें भारत की भी एक अहम भूमिका थी। हिटलर ने अपने पूरे करियर के दौरान भारत के बारे में बहुत सोचा, बात की, पढ़ा, चर्चा की और इसके प्रति जहर उगला। आज तक कई किताबें हिटलर और नाजी विचारधारा के बारे में लिखी गई हैं, लेकिन नाजी नेताओं द्वारा भारतीयों के प्रति नस्लवाद और उनके नस्लीय अत्याचारों के बारे में बहुत कम रिसर्च हुई है कि क्यों हिटलर हम भारत के लोगों को एक हीन जाति के रूप में देखता था। क्यों उसे लगता था कि हमें केवल अंग्रेजी शासन ही संभाल सकता है। इसके बावजूद क्यों उसने सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज तैयार करने में अपना समर्थन दिया। क्या अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था? क्या वो सचमुच अंग्रेजों से हमारी आजादी चाहने लगा था, या ये सिर्फ उसकी एक चाल थी? और आखिर क्यों भारतीय नेता अपनी आजादी के लिए हिटलर जैसे नेता का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे? क्या ऐसा करने से उन्हें कोई नैतिक दुविधा महसूस होती थी? और उनकी इस कमजोरी का हिटलर ने अपने उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया? बर्लिन में रह रहे इंडियन जर्नलिस्ट एसीएन नाम्बियार के घर से, जहां से एक दिन उनको किडनैप कर लिया जाता है। मगर क्यों? जैसे ही दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, आराम से अखबार पढ़ रहे एसीएन नाम्बियार पूरी तरह से चौंक गए। एक ही पल में मजबूत कंधे से दरवाजे पर जोर से मारने की आवाज घर में गूंज रही थी। शाम के 7 बजे थे। 27 फरवरी 1933 को सेंट्रल बर्लिन में भारतीय पत्रकार और एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट नाम्बियार अपने फ्लैट के सामने वाले कमरे में अपनी टेबल पर बैठे थे। वे अपने अखबार के पहले पेज में पूरी तरह से खोए हुए थे। पिछली रात राइक्सटाग यानी कि जर्मन पार्लियामेंट आग की लपटों में घिर गई थी। आग मुख्य कक्षों से होकर गुजरी, जहां सार्वजनिक प्रतिनिधि बैठे हुए थे, और इमारत के सोने के गुंबद से होते हुए बाहर निकल गई, जिससे पार्लियामेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मुश्किल से कुछ 4 हफ्ते पहले जर्मनी के चांसलर पद की शपथ लेने वाले एडोल्फ हिटलर ने आग पूरी तरह बुझने से पहले ही अपनी नाजी पार्टी के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने इस मकसद के लिए अपनी पार्टी की स्ट्रॉन्ग आर्म यूनिट स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिसे स्टर्मअबटाइलुंग भी कहते हैं, यानी कि एसए को शामिल किया था। एसए को पुलिस फोर्स का समर्थन करने के लिए औपचारिक रूप से असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था। कम्युनिस्ट प्रवृत्तियों वाले एक 24 साल के डच एक्टिविस्ट मार्टिनस वैन डेयर लुब्बे को जलते हुए कक्षों के पास एक कॉरिडोर से गिरफ्तार किया गया था, और उसने साफ तौर पर अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसका परिणाम यह आया कि इसके ठीक बाद बहुत सारे कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कई और लोगों को भी नाजियों का विरोधी माना गया, जैसे कि कई लेखक, पत्रकार, कलाकार, वकील, शांतिवादी लोग और पादरी वर्ग के सदस्य। नाजियों को कम्युनिज्म से नफरत थी, जिसे वे अपने असली दुश्मन मानते थे, और यहूदी समुदाय को बढ़ावा देने वाली एक अप्रिय शक्ति के तौर पर देखते थे। साथ ही राष्ट्र विरोधी समझे जाने वाले किसी भी इंसान को अंधाधुंध तरीके से उठाया जा रहा था। अब विडंबना यह थी कि नाम्बियार दक्षिण पश्चिम भारतीय तटीय राज्य केरल से थे। यह वह प्रांत था जिसे 1947 में भारत की आजादी के बाद दुनिया का पहला विधिवत निर्वाचित कम्युनिस्ट शासन मिला था। वे अपने 30वें दशक में थे और बिना किसी संदेह के वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाले इंसान थे। 20वीं सदी में अपनी युवावस्था में उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की थी। 1924 में बर्लिन जाने से पहले वे शुरू में लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने कुछ शिक्षण से जुड़े कार्य भी किए। जब वे बर्लिन के लिए रवाना हुए तो उनका मानना था कि यूके की राजधानी के मुकाबले बर्लिन काफी ज्यादा जिंदा दिल था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र में अपने प्रवास के दौरान उठाए गए ज्यादातर भारतीय राष्ट्रवादी आवेगों, यानी कि भारतीय राष्ट्रवादी विचारों को अपने साथ ले लिया था। जहां प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भारतीय कट्टरपंथियों की तलाश करने वाले कई स्वतंत्रता समर्थक सक्रिय थे। वामपंथियों के लिए नाम्बियार की सहानुभूति यूरोपीय समाजवादियों और कम्युनिस्टों के साथ उनकी बातचीत का सीधा परिणाम थी।
जो उस समय स्वतंत्रता की भारतीय मांग के समर्थक थे। 1929 और 1931 के बीच कुछ सालों के लिए नाम्बियार ने विल्हेल्मस्ट्रासे में 2 किराए के कमरों से इंडिया इंफॉर्मेशन ब्यूरो चलाया था, जिसे आईआईबी के नाम से भी जाना जाता है। यह जर्मन राजधानी के लिए डाउनिंग स्ट्रीट था और शहर का एक गहरा राजनीतिक केंद्र भी था। ब्यूरो समाचार और राय के प्रचार प्रसार के लिए काम करता था। उसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सार्वजनिक आयोजक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। असल में इसे कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू के उकसाने पर नाम्बियार ने स्थापित किया था। नेहरू 1927 में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ब्रसेल्स में थे और तब वे एक मलयाली पत्रकार से मिले थे। यहीं पर साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग यानी कि एलएसी का जन्म हुआ, जो काफी हद तक वैश्विक कम्युनिस्ट आंदोलन की रचना थी। यह किसी भी चीज की तुलना में ज्यादा बहस करने वाला समाज था और 1935 में इसके खत्म होने तक ऐसा ही रहा। लेकिन नाम्बियार का इसके साथ एक ऐसा संबंध था जिसमें कोई विवाद या शिकायत नहीं थी, जैसा कि उस समय के कई और भी गैर कम्युनिस्टों ने किया था, जैसे कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और लेखक रोमन रोलैंड। हालांकि नाम्बियार कोई कम्युनिस्ट नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1917 की रूसी क्रांति के बाद कुछ पिछले 10 सालों में दुनिया भर के अनगिनत कई लोगों की तरह वामपंथ की सामाजिक समानता की बातों और परियोजनाओं के पक्ष में बताया जा सकता था। हालांकि उस इंसान का रेड्स के साथ सीधे तौर पर संबंध था और वह संबंध शादी थी। नाम्बियार की पत्नी सुहासिनी चट्टोपाध्याय थी, जो एक कार्ड कैरिंग कम्युनिस्ट भी थी और प्रसिद्ध भारतीय कवि और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू की छोटी बहन थी। फिर भी उनका बढ़ता हुआ वामपंथी कट्टरपंथ का एक कारण था कि अब दोनों ही धीरे धीरे अलग हो गए थे। सुहासिनी 1920 में भारत के लिए रवाना हो चुकी थी, वे भी इस उम्मीद में कि उनका पति अब शायद उनके घर के नियमों का पालन करेगा। लेकिन अब वे बर्लिन में वापस आ गए थे और उनको अब एक जर्मन गर्लफ्रेंड मिल गई थी, एक बवेरियन थी जिसका नाम ईवा गीसलर था और वे भी सुहासिनी की ही तरह एक पक्की कम्युनिस्ट थी। जैसे ही नाम्बियार ने दरवाजा खोला, भूरे रंग की शर्ट पहने 6 स्टॉर्मर ट्रूपर्स ने उन पर लोडेड रिवॉल्वर तान दिए। बिना कहे ही बात साफ थी कि अगर नाम्बियार ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। नाम्बियार खामोश थे और फिर नाम्बियार को उन हथियारबंद लोगों के साथ बाहर इंतजार कर रही कार में जाने के लिए कहा गया। ऐसा कि 2 लोगों ने उन्हें नीचे ले लिया और 4 लोग उनकी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए वापस आ गए। वे सभी कुछ 15 मिनट बाद नीचे आए और अपने साथ कई बंडलों को लेकर आए, जिनमें से एक में नाम्बियार का टाइपराइटर था। उन्हें इस पर भारत में कई अलग अलग प्रकाशनों को भेजे जाने वाले टुकड़ों को पंच करने की आदत थी। इनमें से सबसे खास था द हिंदू, जो मद्रास का, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, लोकप्रिय अंग्रेजी दैनिक था। नाम्बियार को एक कार में धकेल दिया गया और फिर उन्हें स्थानीय ऐसे स्टेशन में ले जाया गया जो कि कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। ऐसे ने खाली गोदामों, बेसमेंट और सुनसान पड़े गैराज में अपने खुद के समानांतर लॉकअप्स बना रखे थे। इसके तुरंत बाद बर्लिनर्स द्वारा इन्हें ऑफिशियल कंसेंट्रेशन कैंप्स से अलग करने के लिए सभी जगहों को वाइल्ड कंसेंट्रेशन कैंप के तौर पर बताया जाने लगा। रास्ते में ऐसे के आदमियों में से एक ने मजाक में कहा कि अब उनके पास अपने लिए एक अच्छा टाइपराइटर है। ऐसे स्टेशन एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर था। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय नाम्बियार पर ब्राउन शर्ट पहने 2 लोगों ने चमड़े के चाबुक से बेरहमी के साथ हमला कर दिया। स्टेशन के अंदर नाम्बियार के सामान वाले बंडल खोले गए। उसमें बहुत सारे कागजात थे। भारत पर एक किताब की पांडुलिपि, जिस पर नाम्बियार काम कर रहे थे, अखबारों की कटिंग्स, पॉकेट बुक्स, फाइलें और निजी पत्राचार थे। इंडियन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में से जो टुकड़े पाए गए थे, उनमें से 2 को इंस्पेक्शन स्क्वाड ने कुछ हद तक संदेहास्पद होने के लिए अलग रखा था। एक टुकड़ा राजधानी कलकत्ता का एक बिजनेस वीकली था, क्योंकि इसका शीर्षक कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध पाठ के जैसा दिख रहा था, और दूसरा इंडियन टेक्सटाइल जर्नल था, जिसको देखकर इन्वेस्टिगेटर्स ने जांच पड़ताल करने की जरूरत महसूस की, क्योंकि इसमें रेड कवर था। शुरुआत में उनके लिए एक कोने में बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। नाम्बियार पर हमला करने वाले एसआई के लोगों ने जल्द ही नाम्बियार को उस व्यक्ति से मिलवाया जो उस स्टेशन का चीफ था।
नाम्बियार इस पूरे इंसिडेंट के बारे में एक शानदार मुस्कान के साथ याद करते हुए बताते हैं कि उस स्टेशन चीफ ने किसी भी जवाब का इंतजार किए बिना ही नाम्बियार से कई बेवकूफी भरे सवाल किए और आत्मनिर्णय के लिए भारत के संघर्ष के बारे में अजीब और बुराई भरे कमेंट्स किए। लेकिन इन कमेंट्स ने पत्रकार को बिल्कुल भी हैरान नहीं किया। उन्होंने शायद साफ तौर पर नाजियों के उदय को देखा था और भारत और भारतीयों के लिए उनकी गहरी होती नफरत के बारे में भी लिखा था। इसके साथ ही एसआई गार्ड्स ने नाम्बियार की तलाशी भी ली और अलग से भी कुछ गार्ड्स आगे बढ़े और उनके फ्लैट से जब्त की गई सभी संदेहास्पद आपत्तिजनक सामग्री को उनके मालिक के सामने रख दिया। इसके बाद नाम्बियार को दूसरे कोने में ले जाया गया, जहां कुछ नाजियों ने उन पर फिंगर गन तान कर अपना मनोरंजन किया। कुछ 10 मिनट बाद स्टेशन चीफ ने आदेश दिया कि नाम्बियार को रेगुलर पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। गाड़ी के दरवाजे से नाम्बियार को 2 एसआई माइंडर्स ने वहां पेश किया था, जिसे उन्होंने जिउ जित्सु ग्रिप्स के तौर पर डिस्क्राइब किया था, जो युद्ध के एक जापानी रूप का रेफरेंस था। रास्ते में एसआई के लोगों ने खुद पर ही किए जाने वाले खर्च पर आपस में ही चुटकुले सुनाए। एक गार्ड ने अपनी खुद की फटी पैंट की ओर इशारा किया और बोला कि यह उसके पूरे दिन के रेड्स मारने का परिणाम है। उसने कैद में मौजूद प्रिजनर यानी कि नाम्बियार से पूछा कि क्या वो उसे एक जर्मन मुद्रा दे सकता है ताकि उसकी पैंट को ठीक किया जा सके। इसके बाद वहीं मौजूद दूसरे एसआई के आदमी ने कहा कि उसे बुरा लग रहा था कि उन्हें रेगुलर पुलिस को सौंपना होगा, जो असल में नाम्बियार जैसे कैरेक्टर्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना नहीं जानती थी। पुलिस स्टेशन में नाम्बियार की गिरफ्तारी की औपचारिक घोषणा की गई। उनकी टाई और जूतों के फीते हटा दिए गए और रात के लिए उन्हें एक अंधेरी कोठरी में भेज दिया गया, जिसमें कोई बिस्तर नहीं था, बस बैठने की जगह थी। अगली सुबह नाम्बियार को अलेक्जेंडर प्लैट्स में बर्लिन पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाया गया, जहां पिछले 24 घंटों में पकड़े गए सभी आरोपियों को एक के बाद एक सरसरी तौर पर भेज दिया गया था। यहां एक पुलिस अधिकारी ने उनके पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, पता और पेशा दर्ज किया। जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, तब एक दूसरे अधिकारी ने उत्साहित होते हुए नाम्बियार से कहा कि गिरफ्तार पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए फांसी का फंदा उठाया जा रहा है ताकि उन सभी को फांसी दी जा सके। इसके बाद वहां से उन्हें एक कॉमन सेल में ले जाया गया, जहां नाम्बियार ने कुछ और प्रिजनर्स के साथ 2 रातें बिताईं। तीसरे दिन उन्हें एक सॉलिटरी सेल में ट्रांसफर कर दिया गया। उसी शहर में और लगभग उसी समय जब नाम्बियार की यह भयानक परीक्षा शुरू हुई थी, तब एक और भारतीय ने लगभग 1 दर्जन स्टॉर्म ट्रूपर्स को अंदर जाने के लिए अपने फ्लैट का दरवाजा खोला था और सभी ने उस पर अपनी रिवॉल्वर तान दी थी। ये कोई और नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू के बेटे और नाम्बियार की पत्नी सुहासिनी चट्टोपाध्याय के भतीजे जया सूर्या नायडू थे। कवि के 4 बच्चों में सबसे बड़े बेटे 32 साल के जया सूर्या बर्लिन यूनिवर्सिटी में मेडिकल के छात्र थे। उन्होंने एसआई के आदमियों से पूछा कि आखिरकार वे क्या चाहते हैं, लेकिन बदले में एसआई के लोगों ने जया को भी चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने अपने रिवॉल्वर के बटों से उनके सिर पर वार किया और उनके कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। यह सब कुछ उन्हें बाद में याद आया। जया सूर्या की लैंडलेडी एक जर्मन महिला थी, लेकिन वह यहूदी नहीं थी। उसको स्टॉर्म ट्रूपर्स ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वह बर्लिन भाग गई और वापस कभी नहीं लौटी। खुद नायडू से एम्यूनिशन सप्लाई और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत तीखे सवाल पूछे गए। एक बार जब उनकी चाबियां, पासपोर्ट और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए, तो जैसा कि उन्होंने कहा था, नाजियों ने उन्हें 5 बार सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। उन्हें कोड़े मारे गए और बेल्ट और मोटे स्ट्रैप्स से तब तक पीटा गया जब तक कि उनकी पीठ और गर्दन से खून नहीं निकल आया और जख्मों के निशान उभर कर दिखाई नहीं देने लगे। सिर्फ पीटा ही नहीं गया बल्कि लगभग बेहोश कर देने वाली हालत तक पहुंचा दिया गया और उन्हें मजाक उड़ाने वाली भीड़ के सामने एक कार में खींच लिया गया। इसके बाद उन्हें नाजी बैरकों में से एक बैरक में ले जाया गया, जहां उन्हें 3 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। हर वक्त स्टॉर्म ट्रूपर्स उन्हें धक्का दे रहे थे और हर वक्त उन्हें मारा जा रहा था। थोड़ी देर बाद सादे कपड़ों में एक पुलिसमैन आया और उन्हें एक ऑफिशियल पुलिस वैन में बर्लिन पुलिस हेडक्वार्टर्स ले गया। उन्होंने वहां लॉकअप में 2 दिन बिताए। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी मौसी का पति उसी जेल के दूसरे हिस्से में है। इसके बाद नायडू को बर्लिन से 14 किलोमीटर पश्चिम में स्पांडाउ की एक जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। सितंबर 1919 में एक दिन एडोल्फ हिटलर को उसके कुछ मालिकों ने जर्मन आर्मी के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में जर्मन वर्कर्स पार्टी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कहा था,
जिसे उस साल की शुरुआत में एंटोन ड्रेक्सलर नाम का एक ताला बनाने वाले ने बनाया था। पार्टी छोटी थी, जिसके रोल पर मुश्किल से 40 मेंबर्स थे। उन्होंने म्यूनिक में जहां मीटिंग हो रही थी, उसी छोटे तंग से बियर हॉल के पीछे पोलाइटली एक सीट ली। जब उनमें से एक ने अपना तर्क दिया कि बवेरिया को जर्मनी छोड़ देना चाहिए और इसके बजाय ऑस्ट्रिया में शामिल हो जाना चाहिए, तो हिटलर में पान जर्मन नेशनलिस्ट उठ खड़ा हुआ और स्पीकर पर जवाब देते हुए सबसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके हमला किया। इससे पार्टी चीफ प्रभावित हुए और उन्होंने अपने हाथों में एक लीफलेट, जिसे कार्ड भी कहते हैं, उसे दबाते हुए हिटलर को ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए कहा। 30 साल के हिटलर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1899 को ऑस्ट्रिया के बॉर्डर टाउन ब्राउनाउ में हुआ था। उनकी मां क्लारा एक किसान की बेटी थी और बहुत ही अच्छे दिल की महिला थी। क्लारा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एडोल्फ हिटलर के पिता अलोइस एक कस्टम्स इंस्पेक्टर थे और बहुत ही कठोर दिल के पेट्रियार्क थे, जो अक्सर एडोल्फ को पीटते थे जब वो शरारत या फिर बेईमानी कर बैठता था। किस्मत से अलोइस ने एडोल्फ के जन्म से कुछ साल पहले अपना सरनेम शिकल ग्रूबर से बदलकर हिटलर में रख लिया था। अब जरा आप ये कल्पना कीजिए कि पूरा जर्मन नेशन एक साथ कह रहा है, हाइल शिकल ग्रूबर। एडोल्फ ने अपने सेकेंडरी स्कूल को खत्म करने से ठीक पहले स्कूल एजुकेशन छोड़ दी थी। अब आयरनी ये है कि जर्मन लैंग्वेज से जूझने के कारण एडोल्फ ने अपना सेकेंडरी स्कूल पूरा करने से ठीक पहले ही स्कूल एजुकेशन छोड़ दी और अब वो नाजी नेता और थर्ड राइच के फ्यूरर यानी कि नेता के तौर पर विनाशकारी प्रभाव डालने के लिए उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। एडोल्फ हिटलर को पेंटिंग करना बहुत पसंद था और उन्होंने कला की दुनिया में अपना फ्यूचर भी देख लिया था। 1903 में अपने पिता के गुजर जाने के कुछ 2 साल बाद हिटलर, उसकी बहन पॉला और मां लिंस चले गए। लिंस एक एर्स्टवाइल ऑस्ट्रियन एम्पायर के प्रोविंशियल सेंटर्स यानी कि प्रांतीय केंद्रों में से एक था। एडोल्फ हिटलर ने वहां 2 साल बिताए और ज्यादातर समय एक महान कलाकार बनने का सपना देखते रहे। 1906 में उन्होंने पहली बार वियना का दौरा किया और इसकी इमारतों की सुंदरता से बहुत इंप्रेस हुए। इस चार्मिंग सिटी में जाने का फैसला करने के बाद एडोल्फ हिटलर ने अगले साल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में अपना एप्लीकेशन दिया और जब हिटलर का एप्लीकेशन ठुकरा दिया गया तो उन्हें बहुत निराशा हुई। कुछ असेसर्स यानी कि आकलन करने वालों ने इसके बारे में कहा कि टेस्ट ड्राइंग अनसैटिस्फैक्टरी, फ्यू हेड्स। वो हिटलर की पेंटिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे। इस रिजेक्शन के कुछ दिनों के भीतर ही एडोल्फ हिटलर की मां की मौत हो गई, जिससे 18 साल का हिटलर पूरी तरह से टूट गए और अनाथ हो जाने के बाद वो अब अपने आप को कुछ बनाने के लिए वियना चले गए। 5 सालों तक उन्होंने एक घुमक्कड़ की जिंदगी बिताई। उन्हें बहुत कम सफलता हासिल हुई। एडोल्फ हिटलर एक फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पर अपनी ज्यादातर पेंटिंग बेचने के लिए स्ट्रगल करते रहे। एडोल्फ हिटलर अपने स्कूली दिनों से ही पान जर्मन नेशनलिज्म का समर्थक था और उसके इस विचार का उस समय ऑस्ट्रिया और उसके बाहर कई लोगों ने समर्थन किया था। अपने पिता के विपरीत, जिन्हें एक स्टेट ऑफिशियल के तौर पर अपनी साख पर फक्र था, एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रियन स्टेट में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। हिटलर के बायोग्राफर्स का मानना है कि उन्होंने जर्मन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी गेorg फॉन शोनरर से सीखी थी। लिंस में एडोल्फ हिटलर के बड़े होने के दौरान शोनरर यहूदियों के लिए पान जर्मनिज्म नफरत का माउथपीस था और वो इंसान था जिसने हब्सबर्ग्स यानी कि ऑस्ट्रियाई शासक, राजवंश और कैथोलिक चर्च के लिए अपनी नफरत को यहूदी के विरोध के साथ मिक्स्ड किया था। वियना में हिटलर के भीतर यहूदी विरोधी भावना और भी ज्यादा तेज हो गई, जहां यह भावना वहां रहने वाले हर इंसान के मन में पनप रही थी। उस समय वियना के मेयर कार्ल लूगर और उनकी क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टी ने हर रोज यहूदियों के साथ गलत तरीके का बर्ताव किया। शहर में जिनकी संख्या लगभग 6000 तक बढ़ गई थी, जैसे कि 19वीं सदी के बीच में 1910 में 2.25 लाख या फिर कुल जनसंख्या का 8.6%। यंग एडोल्फ लुएगर से सहमत थे कि यहूदी लोग, जिनकी प्रोफेशंस एकेडमिक लाइफ, मैस मीडिया, आर्ट्स और बिजनेस और फाइनेंस में एक मजबूत मौजूदगी थी, और मार्क्सिस्ट्स, जिनके गरीब यहूदियों के बीच सपोर्टर्स थे और जिन्होंने जर्मेनिक यूनिटी के विचार को पहचाने बिना इंटरनेशनलिज्म और लेबर राइट्स की बात की, उन्होंने जर्मन आबादी के लिए खतरा पैदा कर दिया। एडोल्फ हिटलर ने वियना में अहम नंबर्स में मौजूद स्लाविक लोगों से भी नफरत की और उन्होंने इस सिचुएशन को
चेक्स, पोल्स, हंगेरियंस, रुथीनियंस, सर्ब्स और क्रोएट्स के सभी रेशियल मिक्सचर के तौर पर रिफर किया। हिटलर ने अपने पिता की विरासत हासिल करने के बाद 1913 में वियना छोड़कर म्यूनिक चले गए, क्योंकि उसे आसन्न युद्ध में ऑस्ट्रियन स्टेट के लिए लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। जैसा कि हिटलर का मानना था कि उसका जन्म बवेरियन बॉर्डर के गलत तरफ हुआ था। अगर वो वहां रहता तो वो ऑस्ट्रियन हंगेरियन आर्मीज में भर्ती से बच नहीं सकता था। दूसरी ओर जर्मनी के शहर म्यूनिक में जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो हिटलर ने बेहद खुशी और एक्साइटमेंट के साथ बवेरियन आर्मी में सेवा करने के लिए एप्लीकेशन दिया, और फिर एक अजीब सी भूल के कारण उसे अंदर ले लिया गया, भले ही उसकी नेशनैलिटी ऑस्ट्रियन थी। और फाइनली 25 साल की उम्र में जिंदगी में मकसद पाने के बाद एडोल्फ ने एक डिस्पैच रनर के तौर पर अपनी पहचान बनाई, जो कई जोखिमों का सामना करते हुए संघर्ष की फ्रंट लाइन में संदेश ले गया। उन्होंने अगस्त 1918 में आयरन क्रॉस भी जीता। 2 महीने बाद एडोल्फ को बेल्जियम में वाइपरस के पास मस्टार्ड गैस अटैक का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि उन्हें बर्लिन से लगभग 120 किलोमीटर दूर पासवॉक के एक मिलिट्री हॉस्पिटल से छुट्टी मिल पाती, उन्हें पता चला कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है। हिटलर इस हार से पूरी तरह से टूट गया था और उतना ही निराश हुआ था कि बर्लिन में एक नया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था, जिसमें लेफ्टिस्ट सोशल डेमोक्रेट्स ने अहम भूमिका निभाई थी। जैसा कि उन्होंने अपनी हार के बारे में बताया था कि उन्होंने उन्हें और यहूदियों को अपनी पीठ में छुरा घोंपने के लिए और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया, जिसने जर्मनी पर भारी कॉम्पेंसेशन कॉस्ट लगाई थी। म्यूनिक लौटने पर वो सेना के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में शामिल हो गए, जो असल में इसकी जासूसी और प्रमोशनल यूनिट थी। तभी उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी की एक मीटिंग में हिस्सा लिया और मौके का फायदा उठाया। हिटलर के जोशीले भाषणों ने जल्द ही भीड़ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। अक्टूबर 1919 में एक इनिशियल मीटिंग हुई, जिसमें हिटलर मेन स्पीकर थे। उन्होंने 111 लोगों की भीड़ को सिर्फ अपने भाषण से ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। 10 दिसंबर 1919 की एक शाम को जब हिटलर एक बियर हॉल के गेस्ट हाउस में बोलने के लिए खड़े हुए तो उस हॉल में कुछ 300 के आसपास आदमी और महिलाएं शामिल हुए थे। उससे ये एक बड़ी भीड़ थी, और ये देखते हुए कि मुश्किल से 2 महीने पहले पार्टी में कुल 40 से ज्यादा सदस्य नहीं थे और आधे से भी कम लोग रेगुलर मीटिंग्स में आते थे। लेकिन अब का माहौल बिल्कुल अलग था। इसी मीटिंग में हिटलर ने पहली बार भारत के बारे में बात की थी। शुरुआत में उनके सुनने वाले लोगों को यह अंदाजा हुआ कि हिटलर ब्रिटेन और भारत पर उसकी जीत, जमीन, लोगों और उसके बड़े पैमाने के रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन पर कुछ गंभीर तरीके से उंगली उठा रहे थे। फिर भी उनका भाषण सुनने वालों को बहुत जल्दी एहसास हुआ कि हिटलर की आसानी और नेचुरल ढंग से हिलती हुई उंगली काफी तेजी से शाही ब्रिटेन की ओर एक सिंबॉलिकली एक्सटेंडेड तौर पर हाथ मिलाने में बदल गई थी, और उनका तरीका बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाने वाले तरीके में से एक था। हिटलर ने वहां मौजूद लोगों से बेहद बेहतरीन तरीके से पूछा, जर्मनी के अपमान के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? कौन सही है और कौन गलत है? क्या पावर के बिना अपना हक पाना मुमकिन है? और क्या जीतने वाला हमेशा सही होता है? इसके बाद हिटलर ने भाषण को आगे बढ़ाया और फिर रशिया, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रिया हंगरी के मामलों को उठाया। अपने लोगों की जरूरत से ज्यादा जगह या फिर एक्सपेंसिव डिजाइन्स वाली पावर्स के तौर पर साइटेड होने के बाद वो इंडियन एग्जाम्पल की ओर बढ़े। उन्होंने इसके आगे पूछा, भारत इंग्लैंड और आधी दुनिया को नेचुरल रिसोर्सेज प्रदान करता है, फिर भी इंग्लैंड भारत के साथ कैसा बर्ताव करता है? तो इसमें से सही में कौन है? इससे पहले कि इसे कॉलोनियलिज्म की आलोचना के तौर पर समझा जाए, उन्होंने घोषणा की, अंग्रेजों के पास गर्व करने का कारण है। लगभग 50-60 साल पहले इंग्लैंड ने बिजनेस, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल किया था और ब्रिटिश कैपिटल हर जगह पाई जा सकती थी। बहरहाल 1880 में जर्मन्स ने अपनी कॉलोनियल पॉलिसी शुरू की कि जहां पहले अंग्रेज भगवान हुआ करते थे, अब जर्मन के लोगों ने उसकी जगह ले ली है। यानी कि जर्मनी ने साफ तौर पर हमेशा जीतने वाले इंग्लैंड के साथ बराबरी कर ली थी, और हिटलर के विचार में ये एक अच्छी बात थी। एडोल्फ हिटलर ने असल में अपनी ऑटोबायोग्राफी माइन कम्फ कभी नहीं लिखी। उन्होंने ये सब अपने डेप्यूटी रूडोल्फ हेस को डायरेक्टेड किया।
उसका पहला हिस्सा 1934 में हेस द्वारा लैंड्सबर्ग जेल के अंदर ले जाया गया था, जहां हिटलर और उसके करीबी एसोसिएट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी के साथ जर्मनी के लड़खड़ाते हुए एक्सपेरिमेंट वाइमार रिपब्लिक को उखाड़ फेंकने की नाकाम कोशिश के बाद भेजा गया था। और उसका दूसरा हिस्सा 1925 और 1926 की 2 गर्मियों में तय किया गया था, जब हिटलर को 5 साल की सजा होने के बावजूद 1 साल से कुछ ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद 1924 के दिसंबर में जेल से रिहा किया गया था। पहले पार्ट में हिटलर ने यहूदियों और मार्क्सिस्ट्स के खिलाफ आवाज उठाई और इसके साथ ही अपने बचपन पर, अल्हड़पन और जवानी पर, कई हिस्टोरिकल इवेंट्स पर और उस समय की राजनीति पर चर्चा की, और यहां तक कि जर्मन सोसाइटी के हेल्थ रिलेटेड पैदा हो रहे खतरों पर चर्चा के लिए कुछ पन्ने भी लिखे। लेकिन इन सब के अलावा उन्होंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और सिफिलिस के बारे में भी लिखा। और दूसरे हिस्से में उन्होंने नाजी पार्टी के प्रोग्राम और मकसदों के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि सत्ता हासिल करने पर जर्मन स्टेट का निर्माण कैसे होगा और ऐसे राज्य को किस फॉरेन पॉलिसी का पालन करना होगा। ये पब्लिकेशन सदर्न जर्मनी के बवेरियन एल्प्स में बर्chtesgaden के पास के खूबसूरत पहाड़ों के सबसे बेहतरीन एनवायरनमेंट में पेश की गई थी। हिटलर ने अपने अमानुएंसिस हेस के सामने साफ तौर से कहा कि विदेशी गठबंधनों पर एक नाजी डायरेक्टेड स्टेट का निर्माण करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, और जिन राष्ट्रों और लोगों से उसने साफ तौर पर दूरी बनाए रखी है, ये उनके लिए बेहतर होगा। और इन सब के बीच में भारत के लोग पूरी तरह से एकदम बाद वाली कैटेगरी के अंडर आते थे। हिटलर ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में भारत और उसके लोगों के बारे में अपने विचार रखे, और क्योंकि अब सेकंड सेक्शन भी पूरी तरह से उनकी अपनी कहानी में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, इसलिए भारत के बारे में सोच विचार का सिलसिला हैरान कर देने वाले आंदोलन के शुरुआती दिनों से शुरू हुआ, जिसकी लीडरशिप खुद हिटलर ही कर रहा था। इन सब के बाद में ज्यादातर क्रिटिक्स ने हिटलर की जिंदगी से जुड़ी डिटेल्स और अदर डिस्क्रिप्शंस को पूरी तरह से इनक्रेडिबल बताया और ज्यादातर उसे इमेजिनरी ही करार दिया।